हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਰ ਨੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਕਟਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਟੌਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸੁਪਰ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ YouTube ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ नहीं ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ करके पूछ सकते हो। वी शैल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा सेशन है वो सेशन हमारा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इसमें जो टॉप 100 MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये बेसिकली स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बराबर क्या है? तो डेप्रिसिएशन के बराबर क्या है देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है दोस्तों। राइट, क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो, एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ। जब भी कहीं डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आए तो आप ये देखो, ग्रॉस से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट मिलता है। राइट, तो अगर हम डेप्रिसिएशन को इस तरफ लेके आएँ और नेट नेशनल प्रोडक्ट को उस तरफ लेके जाएं तो हमें क्या पता चलेगा कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा आपका। राइट, तो ग्रॉस में से नेट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लिखें, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपी, सॉरी एनएनपी, एनडीपी, तो ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रॉस है, यहाँ पर भी नेट और डेप्रिसिएशन माइनस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। राइट, चलिए, इंटरेस्टेड पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ। इंटरेस्टेड पॉलिसी, अब आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा रेपो रेट। राइट, रेपो रेट सबसे ज़्यादा आपने रेपो रेट सुना होगा। एक होता है एमएसएफ होता है, एक होता है बैंक रेट होता है। तो ये सारे रेट जो हैं इनको कंट्रोल करने का काम किसका? आरबीआई का है। और ये सारे कंट्रोल किसकी हेल्प से, किससे होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी। आप सुनते हैं ना न्यूज़ में, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस की वजह से ही हमारे जो लोन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो चीप और कॉस्टली हो जाते हैं। कभी लोन सस्ते हो जाते हैं, कभी लोन कैसे हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? ये आरबीआई, ये इंटरेस्ट रेट को कम और ज़्यादा कर देता है। इसलिए जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो होगी वो किसका कंपोनेंट होगा? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। राइट, अगर कोई पूछेगा फिस्कल पॉलिसी तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर कोई पूछेगा ट्रेड पॉलिसी तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ट्रेड और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के अंडर में, मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई के अंडर में। ये सारे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राइट, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इसका सीधा संबंध किससे? टैक्सेशन से। जब टैक्स में कम या ज़्यादा टैक्स किए जाते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआई बोलते हैं, और हम इसको आम भाषा में बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो आपने देखा है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और आपने देखा एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल बहुत महंगा चल रहा है, सब्जियां बहुत महंगी चल रही हैं। राइट, तो सीपीआई क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफ्लेक्ट करता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं करता है। क्या इकोनॉमी का ग्रोथ? नहीं करता है। द इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम? नहीं। द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो सामान आम पब्लिक खरीदती है उसके प्राइसेस में जब महंगाई आती है तब हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच
इन्फ्लेशन एक स्टेट है जिसमें क्या वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, क्या वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, ऐसा बोल रहा है ये, क्या वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होती है, या वैल्यू ऑफ मनी पहले इंक्रीज होती है और बाद में डिक्रीज होती है, या ऐसे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फ्लेशन के केस में मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मनी की वैल्यू कैसे डिक्रीज होती है, लेट्स सपोज कि पहले आपको मिल्क मिल रहा था 50 रुपये पर लीटर, तो आप 100 रुपये में कितना लीटर मिल्क बाई कर रहे थे, 2 लीटर। 50 रुपये 1 लीटर, 100 रुपये खर्च करेंगे तो हो गया 2 लीटर। लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से जो 50 रुपये वाला मिल्क था उसके प्राइस बढ़ के मान लो 60 रुपये पर लीटर हो गए, कितने हो गए, 60 रुपीज़। क्या अब भी 100 रुपये में आपको 2 लीटर मिल्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब 2 लीटर मिल्क नहीं मिलेगा क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो 100 रुपये में जहाँ पहले 2 लीटर मिल्क आता था वहाँ पर अब 2 लीटर मिल्क नहीं आएगा, इसलिए मनी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। आई बात समझ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। बाकी इन्फ्लेशन जीडीपी ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ ऐप पर, इलेक्ट्रिक इंग्लिश के ऐप पर, वहाँ से आप क्लासेस पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इसको आप एक बार देखें, अटेम्प्ट करें, रिवाइज करें, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, क्या गुड्स की सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से होता है। अब आप बताओ अगर मार्केट में सामान जो है, प्रोडक्ट्स जो है, अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या इन्फ्लेशन होगा, नहीं। तब इन्फ्लेशन कैसे होगा, तब तो डिफ्लेशन होगा, तब तो डिसइन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस कम होंगे ना कि प्राइसेस ज़्यादा होंगे। सप्लाई अगर बढ़ेगी सामान की तो प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे। सरकार के पास कैश इंक्रीज होगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन है, नहीं। मनी की सप्लाई डिक्रीज होने की, मनी की सप्लाई डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन कैसे होगा, फिर तो प्राइसेस कम होंगे। क्यों, जब मार्केट में पैसे ही नहीं होगा तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा दोस्तों तो वो ज़्यादा खर्च करेगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी पॉकेट में पैसा है पर्याप्त और आप मार्केट गए तो आप खर्च करके आएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खर्च करेंगे नहीं। तो पैसा होगा तो आप परचेज बढ़ाएंगे, परचेज बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, राइट। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट मेथड से हम देखते हैं, मतलब प्रोडक्शन मेथड से देखते हैं कितना प्रोडक्शन कंट्री का हुआ है। इनकम फ्लो, इनकम के बेसिस पर देखते हैं कितना इनकम किसका है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, उसके बेसिस पर भी होता है। एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंड किया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड नहीं होता है, ऐसा कोई भी मेथड हम जीडीपी को कैलकुलेट करने में नहीं करते। जीडीपी बहुत ही सिंपल टर्म है। देखो, डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, टोटल, सिंपल। तो किसी भी कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उनका टोटल या उनके प्राइस का टोटल उस कंट्री का क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इसलिए हमेशा सभी की निगाहें जीडीपी पर होती हैं कि जीडीपी क्या बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ेगा तो वो ये शो कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी बात है, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, कम उत्पादन होगा तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड
सिंपल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम नेशनल इनकम बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से एक साल में, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे मैंने आपको बताया ना भी कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है प्रोडक्शन, किसका हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही तो हैं दोस्तों, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉमिनल जीडीपी? Which statement is correct for nominal GDP? Nominal GDP is calculating based on current price. Nominal GDP क्या current price पर calculate होती है? Nominal GDP is calculated based on the base prices. Data on nominal GDP shows an accurate picture of the economy as compared to real GDP. तीसरा बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल गलत है। नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपका क्या होता है, करंट प्राइस पर आपका कैलकुलेट होता है दोस्तों, इस पर करंट प्राइस पर। और अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका नॉमिनल, और दूसरा क्या होता है, रियल जीडीपी होता है, राइट। रियल जीडीपी आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पर होता है या फिर प्रीवियस ईयर के प्राइसेस पर होता है, प्रीवियस ईयर प्राइसेस। उसके पीछे रीजन क्या है, नॉमिनल जीडीपी में महंगाई इंक्लूड होता है, इन्फ्लेशन, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह से ही हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है। रियल जीडीपी में जब हम जीडीपी ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम रियल इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो अब इसमें अगर यहाँ पर लिखा होता है कि डेटा ऑन रियल जीडीपी शोज एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, तो सही होता। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो, पहला का मतलब क्या होगा आपका, ये सी करेक्ट है, पहला क्या हो गया आपका, सी करेक्ट। आगे बात समझ में, नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइस पर होती है। करंट प्राइस का मतलब है कि इसमें हम इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और महंगाई को इंक्लूड करके हम जीडीपी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें महंगाई को हटा के जीडीपी कैलकुलेट करना होता है। महंगाई को हटा के जो जीडीपी आता है वही हमारी कंट्री का रियल होता है। तो रियल पिछले साल के प्राइस पर निकालते हैं या कॉन्स्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, नॉमिनल हमेशा करंट ईयर के प्राइसेस पर निकलते हैं। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एक्सक्लूड होता है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट भी था कि सर जीडीपी टॉपिक और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो मैंने इसीलिए यहाँ पर करा दिए। Who advocated the adoption of पूरा मॉडल टू eradicate रूरल पॉवर्टी? तो ये पूरा मॉडल जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का मॉडल था, आपका पूरा मॉडल, राइट। चलिए, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, राइट। तो ये क्या होगा, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, और मिल्क प्रोडक्शन आपको पता ही है आपका, ये क्या हो गया आपका, ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। तो भारत का जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 के बीच में, ठीक है, और जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और उनका मेन फोकस आपका क्या था, एग्रीकल्चर। और मेरे हिसाब से भी हमेशा आज भी हमारी कंट्री का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर ही होना चाहिए, कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, जो पर एकड़ आपका प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है आपका, वो कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे कम कॉस्ट पर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करें फार्मर्स को, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में फार्मर्स की, अगर फार्मर्स का उत्पादन सही होगा, सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, तो फिर सारी चीज़ें सही होंगी। तो जो 5 ईयर्स प्लान जो थे आपके, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, USSR। पहले जब रूस नहीं बना था, मतलब इससे जब आपका USSR को डिवाइड नहीं किया गया था, उस समय आपका हम इसको USSR बोलते थे। अब डिवाइड होने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, USSR से आया था। टर्सरी एक्टिविटी आपकी क्या होती है, टर्सरी एक्टिविटी जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं।
तो एक आपका क्या होता है प्राइमरी, और दूसरा आपका क्या होता है सेकेंडरी, और तीसरा आपका क्या होता है, सॉरी, तीसरा आपका क्या होता है टर्सरी होता है, और आपका इसको हम क्या बोलते हैं सर्विसेज बोलते हैं, राइट। तो इसमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी एक्टिविटी। तो सर टर्सरी एक्टिविटीज आपकी क्या है, ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, सर्विस सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, राइट। फार्मिंग हो गया, ये आपका क्या होगा प्राइमरी का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या होगा सेकेंडरी का हो गया, तो ट्रेडिंग इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेटी रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन तो हम देखते गरीबी रेखा कि कितना एक दिन का इनकम होना चाहिए किसी एक पर्सन का, जिसको हम पॉवर्टी लाइन से डिसाइड करते हैं कि अगर इतना पैसा होगा तो पॉवर्टी लाइन में आएगा, इससे कम होगा तो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। तो इसके लिए जो कमेटी थी वो थी आपकी क्या, सी रंगराजन कमेटी। कौन सी कमेटी थी, सी रंगराजन कमेटी। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज डिराइव्ड मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली आपके वीट के लिए था, वीट और राइस के लिए था, और इसका बेनिफिट जो था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को मिला। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में वीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की गई, और मुझे लगता है ऐसे कई सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में चलनी चाहिए सो दैट हम उत्पादन बढ़ा सकें। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लेजास फेयर सिस्टम। लेजास फेयर सिस्टम का मतलब ही होता है ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी ना हो। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए, राइट। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो, जबकि ऐसा होना बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी सिस्टम में ना हो, उससे सिस्टम गड़बड़ हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कैपिटलिस्टिक का मतलब है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उतना होना चाहिए जितना ज़रूरी है, तभी कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम सही तरीके से चलता है। तो लेजास फेयर इसका मतलब हो गया नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। द प्राइस मैकेनिज्म इज द फीचर ऑफ। प्राइस मैकेनिज्म आपका किसका फीचर है, ये आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर है, और हम इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सीधा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिमांड सप्लाई की वजह से आपके ये होते हैं। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज क्वाइंड बाय। तो ये जो आपका टर्म है वो आपका रैगनर फिशर ने ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म थे उनको क्वाइन किया था रैगनर फिशर ने। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, बिल्कुल बंद है। बंद का मतलब है कि कोई भी ट्रेड बाहर से नहीं हो रहा है, कोई भी आदान प्रदान, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका ये शो कर रहा है, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी, right. The concept of mixed economy means to have balanced development in the agricultural and industrial sector, the simultaneous development of rural and urban sector, to have equal distribution of wealth among the rural and the urban, simultaneous existence of। तो फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही आपके काम करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ। आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं और उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 1776 में लिखी थी, और इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कब, देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो डिमांड पुल इसका मतलब क्या हो रहा है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। किसकी वजह से, डिमांड। अब देखो इसमें किस में लिखा है डिमांड, देखो वेजेस एंड अदर कॉस्ट अराइज, नहीं भाई, ये इसको हम क्या बोलेंगे, वेजेस और कॉस्ट अराइज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नोट डाउन करिएगा इस चीज को, कॉस्ट PUSH, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो रहा है, जब कॉस्ट में वृद्धि हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो महंगाई हो रही है।
अब देखो बी वाला, देखो एक्सेसिव डिमांड फॉर कमोडिटीज पुल्ड अप देयर प्राइस। जब किसी भी चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा कि मेडिसिन्स की जो प्राइस थे वो इंक्रीज हो गए कोविड के टाइम में, क्यों? क्योंकि डिमांड उनकी बढ़ गई, कॉस्ट नहीं बढ़ी है। जैसे डिमांड कम हो जाएगी उनके प्राइस फिर लौट के वहीं पर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सेसिव डिमांड फॉर कमोडिटीज पुल्स डाउन द देयर प्राइसेस, राइट। और अगर कोई पूछे तो हो गया डिमांड पुल, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉस्ट पुश, जब कॉस्ट इंक्रीज हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ अ कंट्री? कौन सा मेथड नहीं है? देखो अभी हमने बात की थी इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया और आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन होता है। ऊपर हमने बात की थी ना, प्रोडक्शन मेथड होता है। वैल्यू ऑफ इनपुट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? भाई नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राइट। और इसके जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? वाइस चेयरमैन जो है आपके वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग टॉपिक मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको बताया भी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो था वो आपके किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके जो CEO हैं वो आपके कौन है? मिस्टर अमिताभ कांत है, राइट। तो वहाँ से आप पूरा के पूरा नीति आयोग के बारे में पढ़िए। तो चेयरमैन क्या होगा? एक्स ऑफिशियो होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विच अमिंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या है ये? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? GNP माइनस डेप्रीसिएशन, GNP माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो GNP है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है आपका क्या, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, और एक आपका होता है मार्केट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो लागत आ रही है लागत के बेसिस पर निकालते हो। मार्केट प्राइस का मतलब आप देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बाई करने गए, मान लो कुछ भी बाई आपने किया, मान लो बुक आपने एक बाई की। अब बुक की जो कॉस्टिंग है, जो लागत है, मान लो वो 100 रुपये है, लेकिन इस बुक का जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपये। अगर हम 150 रुपये पर निकालेंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा, और 100 रुपये के ऊपर अगर हम निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो कॉस्ट और प्राइस में यही डिफरेंस होता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है। प्राइस का मतलब हो रहा है कि हम मैक्सिमम कितने प्राइस पर उसको बेच सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉफिट्स, राइट। तो GNP माइनस डेप्रिसिएशन NNP, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट लगा देंगे तो यहाँ पर हम फैक्टर कॉस्ट लिख देंगे। अगर हम मार्केट प्राइस लिखेंगे तो मार्केट प्राइस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसी तरीके से हम GDP लिखते हैं तो GDP में भी हम यही करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऊपर भी मैंने लिखा था, फिर लिख देते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? NDP। इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, मान लो FC पर निकालेंगे तो FC हो जाएगा, और अगर हम इसको मार्केट प्राइस पर निकालेंगे MP तो हम मार्केट प्राइस पर निकाल लेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूले। डेप्रिसिएशन आप समझ रहे हो? देखो ग्रॉस का मतलब हो गया कि मैंने किसी भी चीज़ की वैल्यू, टोटल वैल्यू हमने ले ली। मान लो किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू 100 रुपये है, चलो ऐसे नहीं, इसको रिमूव करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। मान लीजिए एक मशीन जो 2015 में बाई की गई थी 1 लाख रुपए में, और अगर हम ग्रॉस निकालते हैं, ग्रॉस निकालेंगे तो हम इस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए लेंगे, कब? 2021 में भी। लेकिन जब हम नेट निकालेंगे तो क्या उस टाइम पर हम इसकी वैल्यू 1 लाख लेंगे? नहीं, क्योंकि मशीन देखो 2015 में मशीन यूज़ हुई, 16 में हुई, 17 में हुई, 18 में हुई, 19 में हुई, 20 में हुई। इसका मतलब वही है कि मशीन में वियर एंड टियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर मशीन में वियर एंड टियर हुआ तो इसकी वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? वियर एंड टियर हुआ तो वैल्यू कम हुई। जो वैल्यू जितनी कम हो गई उतनी वैल्यू हटा देंगे, जितनी वैल्यू रह गई है उतनी जोड़ देंगे, तभी तो हम उसको नेट बोलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? माइनस। भाई आज आप मोबाइल लेके आए, मान लो 5,000 रुपये का, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू 5,000 रहेगी? नहीं। मान लो इसकी वैल्यू 1 साल बाद 2,000 रुपये रही, तो 3,000 रुपये क्या हो गया? इसका डेप्रिसिएशन। इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना,
तो अभी हमें क्या आएगा, तो ग्रॉस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तभी तो हमें क्या मिला, नेट। राइट, आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम बात किसकी कर रहे थे, हाँ ये तो आंसर हम ले चुके हैं ना पहले, इसका बी होगा। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो एक कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन है। तो कैपिटल मार्केट को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं से प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी की बात अगर हम करें, प्राइमरी का मतलब हो गया न्यू इशू। जैसे अभी आप देखा कि LIC का IPO आएगा, IPO का मतलब होगा नए शेयर आएंगे, पहली बार नए शेयर आएंगे तो ये प्राइमरी का हिस्सा माना जाएगा। इन्फोसिस के शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा रहे हैं, वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होगा। तो बस इसमें पूछा कौन सा फीचर नहीं है, यही वाला फीचर नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू न्यू इशू, क्योंकि न्यू इशू किससे रिलेट करेगा, प्राइमरी से। तो इसको हटा देंगे। दोस्तों आई बात समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो कब हुआ था, 1981 में, ठीक है। नाबार्ड कब बना था, 1981 में नाबार्ड बना था, याद रखिएगा, राइट। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो हमारी कंट्री में एपेक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर बॉडी, फाइनेंशियल बॉडी जो उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड। RRB रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, नाबार्ड करता है। deflation is a situation in which इसमें क्या होता है भाई, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइस डाउन हो रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। प्राइस कम होंगे तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो बढ़ेगी। मान लीजिए कोई मिल्क का एग्जांपल लेते, 50 रुपये मिल्क था, 50 रुपये पर लीटर, और आप 100 रुपये का मिल्क बाई करते थे, तो आपको कितना मिलते थे, 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क मिलता था। अब क्या हो गया, अब इसके प्राइस कम होके कितने हो गए, 40 रुपये लीटर हो गया। जब 40 रुपये लीटर हो गया तो आप सोचो कि पहले 200 रुपये में 2 लीटर मिलता था, अब आपको कितना मिलेगा, 2.5 लीटर मिल्क मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मनी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। वहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सी आपका ऑप्शन होगा, द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीज, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज हो ही नहीं सकता, ये तो डिक्रीज होगा। मनी फॉलिंग गिर नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल स्टैग्नेंट, ये तो गलत ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट एंड रेशोज इज नॉट कवर्ड अंडर द RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो RBI की जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी आती है उसमें कौन सा रेट कवर नहीं किया जाता। बैंक रेट अभी हमने डिस्कस किया, कवर होता है। रेपो रेट बिल्कुल होता है डिस्कस। रिवर्स रेपो, रेपो का ही अपोजिट होता है रिवर्स रेपो। एक्सचेंज रेट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो एक्सचेंज रेट बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपका कंट्रोल करती है, और ये किसके अंडर में काम करती है, RBI के अंडर में काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस की। एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉट कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय डायरेक्टली RBI डायरेक्टली, राइट। तो एक्सचेंज रेट को RBI डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा नहीं होते हैं। विद रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर। तो अगस्त के जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसके पार्ट 1 में NEFT हमने डिस्कस किया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने NEFT के क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उसका फुल फॉर्म क्या डिस्कस किया था। तो उसका करेक्ट फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT, राइट। और ये किसके कंट्रोल में आता है, RBI के कंट्रोल में आता है। एक और होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी किसके कंट्रोल में आता है, RBI। एक होता आपका IMPS, इमीडिएट पेमेंट्स सर्विसेज, किसके कंट्रोल में आता है, NPCI, राइट। एक होता है UPI, किसके कंट्रोल में आता है, NPCI, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट। अब देखो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो क्या कह रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल करना कैसे है। देखो अगर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड है, मार्केट में सामान खरीदने की क्या है, डिमांड। डिमांड किस चीज़ की, गुड्स की,
सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा, पैसा लोगों के पास होगा तो पैसा खर्च करेंगे, डिमांड है। अब डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा भर भर के है, सप्लाई ऑफ मनी। तो अगर हम सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करेंगे? रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लोन क्या हो जाएंगे? कॉस्टली हो जाएंगे। लोन कॉस्टली होंगे तो लोन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा कम होगा, कम पैसा होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल, आगे बात समझ में? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बिल्कुल है। इट हैज़ पावर टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इट डज नॉट possess a mandate to impose policies, बिल्कुल सही है पॉइंट। इट फोकसेस अपॉन बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल सही है। ये देखो, नीति आयोग का काम क्या है? ये केवल नीतियां बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फंड को एलोकेट करने का काम तो ये नीति आयोग का नहीं होता ना, कि ये थोड़ा बताएंगे कि लो जी मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, ले जाओ ये इस काम को करो। ये काम नीति आयोग का नहीं है, तो ये एलोकेट नहीं करेंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट ही करें, आप सीधे देखें कि अच्छा एलोकेट फंड, ये नीति आयोग का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर ऑफ अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के फंक्शन, भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल होता है। करेंट अकाउंट एक्सेप्ट करता है, सेविंग अकाउंट, इसको हम बोलते हैं कासा डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? कासा डिपॉजिट्स बोलते हैं। एफडी भी एक्सेप्ट करता है, आरडी भी एक्सेप्ट करता है। लोन बिल्कुल देता है भाई, लोन देता है, कार लोन देता है, होम लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिल्कुल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? अभी हमने आपको ये नहीं बताया था, अच्छा ठीक है, गवर्नर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो आपके क्या होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। तो मैंने क्या बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं टोटल, 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, 3, और 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, ठीक है। और जो 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं इसमें गवर्नर भी होता है, तो इस वजह से इस कमेटी का जो चेयरमैन है वो आरबीआई का क्या होता है? गवर्नर होता है दोस्तों, राइट। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता है। 5-year प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1951 में पहली बार 5-year प्लान हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, 51 से 56 एग्रीकल्चर, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज प्रपोज द रोलिंग प्लान? रोलिंग प्लान जो बैकवर्ड कंट्रीज थे, जो पुअर कंट्रीज थे, उनके लिए रोलिंग प्लान किसने आपका लॉन्च किया, मतलब किसने रिकमेंड किया था, किसने प्रपोज किया था? गुनार मेरडल ने इसको रिकमेंड किया था, और स्वीडन के इकोनॉमिस्ट हैं आपके। लॉरेंज कर्व, ये लॉरेंज कर्व ऑलरेडी मैंने आपको कवर किया, पढ़ाया हुआ है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लॉरेंज कर्व जहाँ पर लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा? इनकम इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इनकम इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, मतलब एक ग्रुप जिसके पास बहुत सारा पैसा और एक ग्रुप जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी, उसको डिनोट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है लॉरेंज कर्व। व्हेन वाज द आरबीआई नेशनलाइज? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, राइट। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई क्या हुआ था? सेटअप हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? एस्टैब्लिश। आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935। लेकिन आपको पता उस समय ब्रिटिश इंडिया था, राइट। तो ब्रिटिश इंडिया चल रहा था आपका, तो इस वजह से गवर्नमेंट के अंडर में तो था नहीं, प्राइवेटली ओन्ड था आपका। और उस समय इसका हेडक्वार्टर भी क्या था? कोलकाता में हुआ करता था पहले। फिर इसका हेडक्वार्टर 1937 याद रखिएगा, 1937 में इसका हेडक्वार्टर क्या होगा? शिफ्ट करके मुंबई आपका ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन 49 में हुआ। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया।
चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बोथ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन परसिस्ट साइमल्टेनियसली, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब महंगाई और मंदी दोनों एक साथ आती है, रिसेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैगफ्लेशन, राइट। देखो अब इसको हम तोड़ देते हैं, स्टैग प्लस फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब यहाँ पर क्या, स्टैग्नेशन से। स्टैग्नेशन का मतलब सब लोग आप समझ रहे, स्टैग्नेशन का मतलब है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, इकोनॉमी क्या हो गई, रुक गई, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। और क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत ढेर सारा महंगाई है, इसलिए नहीं बढ़ रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन होती है। आगे बात समझ में, मतलब इन्फ्लेशन में जब मंदी होती है तो हम उसको बोलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ द नेशंस, और अभी 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 हमने इसके बारे में बात की थी, वेल्थ ऑफ द नेशंस किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जीडीपी बोलते हैं। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अभी हमने बात की कि हम प्रोडक्शन लेते हैं, कंट्री के अंदर जितना ही प्रोडक्शन हो रहा है उसको लेते हैं। प्रोडक्शन में जो भी हम गुड्स लेते हैं वो गुड्स हम कैसे लेते हैं, फिनिश्ड लेते हैं, फिनिश्ड, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, फाइनल बोलते हैं। तो फाइनल लेते हैं। फाइनल क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट कई सारी स्टेजेस से गुजरता है और उसमें कई सारा आपका कोई भी चीज़ है उसमें ऐड होती जाती है। जैसे मान लो आपका ब्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड की बात करें, अब आप देखते हैं कि ब्रेड होता है, ब्रेड होटल में जाते हैं तो उनको सैंडविच बनाए जाते हैं, तो उसमें और भी सामान ऐड हुआ, फिर उसकी एक नई वैल्यू मिली, इसलिए हम लेते हैं क्या, फाइनल गुड्स, राइट। और जो हमने फाइनल गुड्स लिए उसका मार्केट प्राइस का टोटल होता है, क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो आप याद रखिएगा कि जीडीपी जो है वो हमेशा क्या होता है, रुपीज़ में कैलकुलेट होगा या फिर हम डॉलर में कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी सामान के मार्केट प्राइस, यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू लिखी है यहाँ पर हम लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ GDP is the sum of market value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specific time period. GDP, gross domestic product, right। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में बना रही है या फिर इंडियन कंपनी। जैसे मान लो सैमसंग हमारी कंट्री में मोबाइल बना रही है, कहाँ पर, नोएडा में, तो ये जीडीपी में हिस्सा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल माना जाएगा। टाटा अपनी कार बना रही है इंडिया में, टाटा अपनी कार बना रही है इंडिया में, मानेसर में, गुड़गांव में, तो ये इंडियन कंपनी, ये भी जीडीपी में भी, सैमसंग भी, क्योंकि दोनों ही कंट्री इंडिया में ही अपना सामान क्या करें, प्रोड्यूस करें, जीडीपी कहलाएगा। ये है अच्छा धांसू क्वेश्चन, राइट। तो इसमें क्या है, लिस्ट 1 है, एक देखो सीधी बात है, ये लिस्ट में 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, ABC, इनको मैच करना है, कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। देखो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब क्या हो गया कि बिजनेस करने के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आसान कर देना, उस प्रोसेस को आसान कर देना, तो हम उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। पहले का सी, पहले का सी हो गया, सॉरी एक सेकेंड, अभी तो हमने ये तीसरा लिया है, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन, ये 3 है, तीसरे का ए हो गया, तीसरे का ए मतलब बी और डी होगा, ए और सी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कॉल्ड एज डीनेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। डीनेशनलाइजेशन जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सरकार बहुत सारे अपने LIC कंपनीज के शेयर बेच रही है, बहुत सारे एसेट सेल कर रही है, इसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, दूसरे का सी हो गया, दूसरे का सी हो गया मतलब बी ऑप्शन हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। कितना आसान था। और आपको पता है ये क्या LPG मॉडल है, कब आया था, 1991 में आया था, जब इंडिया में BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। अभी मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? मॉनेटरी मैनेजमेंट बिल्कुल है, मनी को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट बिल्कुल, सरकार के लिए कितना पैसा उधार लेना है, क्या करना है, वो सब मैनेज करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, सभी को पता है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो $650 बिलियन क्या कर दिया, क्रॉस कर गया, तो ये फॉरेन एक्सचेंज ही तो है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉरेक्स बोलते हैं, तो ये भी है। कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट, नहीं भाई ये आरबीआई का काम नहीं है, ये बैंकों का काम है। किसका काम है? बैंक का। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग में जो नीति है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंडेक्स फॉर ट्रांसेंडिंग, गलत। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, गलत। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, गलत। ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब सेटअप हुआ था? 1 जनवरी 2015। मोदी जी आए थे और उन्होंने क्या बोला, प्लानिंग कमीशन को बोला भाई ठीक है बाय बाय करते हैं आपको, बहुत दिन हो गए आपको, और इसी के साथ उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बाय बाय बोला और नीति आयोग को हेलो बोल दिया। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड द 5-year प्लान विद द विजन डॉक्यूमेंट। तो क्या हुआ, इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया 15 साल। देखो सिंपल सी बात है कि विजन का मतलब है लॉन्ग टर्म में हम क्या सोच रहे हैं कि हमें ये करना है। अगर हमें ये करना है तो हम उसके शॉर्ट क्या करेंगे, हम उसके एक टारगेट बनाएंगे कि अच्छा सिस्टमेटिकली एक एक स्टेप चलेंगे, तब हम जाके 15 साल में इस टारगेट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग अब बनाता है, राइट। तो अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल जो है वो आपका क्या था, 5th 5-year प्लान था। डीपी धर मॉडल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या था, मिनिमम नीड्स प्लान था, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। देखो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम उनको फुलफिल किया जाए, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखो कि आज भी 2021 में भी अभी भी हमारी कंट्री में जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स की हम बात करें तो पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी तो होना चाहिए, लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, राइट, और लोगों के पास घर होना चाहिए, ठीक है, अच्छे रोड्स होने चाहिए। ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की, बाकी लोग जैसे करेंगे वैसे करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो बेसिक नीड्स अगर हम पूरा कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली लोगों का इम्प्रूव हो जाएगा। हालांकि अब वो काम हो रहा है लेकिन वो काम बहुत लेट हो रहा है, उस काम को तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, राइट। तो ये हो गया बेसिक नीड। ज़्यादा चीज़ें नहीं देंगे लेकिन जो बेसिक एसेंशियल है वो तो कम से कम लोगों को मिलना चाहिए ना। चलिए, आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो रोलिंग प्लान कब आपका लॉन्च हुआ, 5th 5-year प्लान के बाद। तो रोलिंग प्लान का मतलब क्या हो गया कि भाई एक एक साल के जो प्लान है, राइट, वो आपके आए। जब किसी भी कंट्री में, स्पेशल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो जब अनस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, देखो 5-year प्लान में क्या होता है कि जब 5 years प्लान आपके बनाए जाते हैं तो 5-year प्लान आपका बनाया गया 5 साल के लिए। अब क्या होगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो पिछली गवर्नमेंट का थोड़ा कंसीडर करेंगे, वो पिछली गवर्नमेंट के जो प्लान होंगे उन सबको क्या कर देगी, वो बेनिश कर देगी, वो सस्पेंड कर देगी, भाई हम ये नहीं मानेंगे। उस केस में क्या होती है, जो सरकार है वो रोलिंग प्लान चलाते हैं एक एक साल का, राइट। सो दैट क्या होगा कि 1 साल का प्लान बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे, फिर हम अगले साल का बनाएंगे। हम 5 साल का प्रोग्राम बना के और फिर दूसरी सरकार आएगी वो उसको ख़त्म कर देगी, ऐसा काम नहीं करेंगे, राइट। Mahalanobis मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ विच 5-year प्लान। तो भाई Mahalanobis मॉडल किस 5-year प्लान में आया था, सेकंड 5-year प्लान में आया था। 5-year प्लान से रिलेटेड जो भी है वो उसका डिटेल वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर देखें, डिटेल में देख के जाएँ। बाकी क्वेश्चंस वहाँ पर भी मैंने करवाए हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको करवा दिए, राइट। वर्गीस कुरियन लॉन्च द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो ऑपरेशन फ्लड, अभी हमने बोला था कि वो ऑपरेशन क्या था, फ्लड था। ऑपरेशन फ्लड बेसिकली क्या था, मिल्क के लिए था, मिल्क की और इसी वजह से वर्गीस कुरियन को क्या बोला जाता है, इसी वजह से वर्गीस कुरियन को बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपको पता है कि गैट, आपने नाम सुना होगा गैट, तो आपसे ये पूछ रहा है कि गैट के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। गैट को रिप्लेस किया था किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिप्लेस किया था दोस्तों। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका 1 जनवरी 1995 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा में, आप लोग याद रखिएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 जिनेवा हेडक्वार्टर, और किससे बना था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसका रोल क्या होता है? ये जो टैरिफ आपने देखे हैं, जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो टैक्स लगते हैं, जैसे आप देखते हैं कि जो ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर जो चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है, तो इस ट्रेड में आप देखते हैं टैक्सेस लगाए जाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। वो सारे काम आपके क्या होते हैं? WTO के अंदर आते हैं। FA फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? रोम में। IMF की बात करें तो हम बता चुके हैं वाशिंगटन DC में है, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच सेक्टर मेनली ड्राइव्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कौन सा सेक्टर ड्राइव करता है? किस सेक्टर की वजह से वो आपका अपसाइड मूव करता है? क्या एग्रीकल्चर की वजह से करता है, क्या सर्विस सेक्टर की वजह से करता है, या इंडस्ट्री से, या कंस्ट्रक्शन से? तो सभी को पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। किसका है? सर्विस सेक्टर का। मतलब IT इंडस्ट्री का हो गया, बैंकिंग सेक्टर हुआ, राइट, इंश्योरेंस हुआ, ये सारे आपके क्या होगा? सर्विस हैं, ये आपके सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं, और यही सेक्टर हमारा सबसे बड़ा है। और आपको पता है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री का सबसे अच्छा सेक्टर माना जाता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? B होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। IBRD वॉज अनदर नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो जल्दी से दोस्तों बताओ, IBRD क्या RBI को बोलते हैं, क्या फेडरल रिजर्व USA को बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, या फिर स्विस नेशनल बैंक को बोलते हैं? तो दोस्तों IBRD हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को, राइट, वर्ल्ड बैंक। अभी IBRD क्या है? IBRD है इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट, एंड डेवलपमेंट, राइट। तो देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ तो उसके बाद आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद आपने देखा होगा कि कंट्रीज़ की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई। वो कंट्रीज़ अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, इसलिए डिसाइड किया गया कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? IBRD, और उसी का दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक चूँकि एक अकेला नहीं है, वर्ल्ड बैंक पूरा की पूरा एक ग्रुप है, राइट। और उस ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है IBRD, एक आता है IDC, एक आता है आपका IFC, एक आपका आता है मीगा, और एक आता है आपका ICSID। आपके लिए इतना सा होमवर्क है, आप इनके फुल फॉर्म अगर चाहें तो पता कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप आंसर लगा के आएंगे क्या? वाशिंगटन DC। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये वाला आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये प्राइवेट कंपनीज को भी पैसा प्रोवाइड करता है, इंडिया में भी देता है, तो ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा। और मैंने आपको बताया भी था, मसाला बॉन्ड सबसे पहले इशू किसने किए थे? IFC ने किए थे, राइट। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है, जब हम ये सारे MCQs पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज टाइप के हो जाते हैं। तो वो रिवाइज इसलिए हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठा लिए गए, जिस फॉर्म में वो क्वेश्चंस थे एज इट इज़ उसी फॉर्म में। तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके बार बार आए, लेकिन उसका एक बेनिफिट और है, जितनी ज़्यादा बार आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चंस पूरी के पूरे आपके क्या होते हैं? माइंड में फिट हो जाते हैं, और उनको अटेम्प्ट करना आपके एग्जाम में क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। कई सारे UPSC एस्पिरेंट्स को मैंने सुना है
इंटरव्यूज़ उनके आते रहते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि जितने ज़्यादा बार, कोई 10-10 बार रिवाइज़ करके जा रहा है कंटेंट को, कोई 15-15 बार, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, लेकिन आप जितना ज़्यादा बार उसको रिवाइज़ करके जाएंगे तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी गलत होने के चांसेस आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो सभी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, राइट? नहीं है पता तो अभी हम उनके बारे में बात कर लेंगे। इंडिया में पूछा है तो इंडिया में MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, राइट? फादर ऑफ ग्रीन, हु इज द फादर ऑफ, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन? तो ये भी आपका क्या होगा? MS स्वामीनाथन होंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो भारत में 1960s के टाइम में चला था। 1967, 68 से लेकर 77 और आपका 78 तक चला था, राइट? और इसमें 5 क्रॉप्स को कवर किया गया था। सबसे पहला व्हीट और राइस, सबसे ज़्यादा यही था। हाई वैरायटीज़ के, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड्स आपके यूज़ किए गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इमीडिएटली इंक्रीज़ हो गया। और एक टाइम था इंडिया में भुखमरी पड़ती थी उस टाइम पर, और ये भी मतलब सुनने में आता है कि लोगों से ये बोला जाता है कि एक टाइम में वो खाना खा के रहें, इतना हालत ख़राब था। और आज अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक 2nd नंबर पे आता है, राइट? चाइना के बाद। हालांकि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉप एरिया है, मतलब फसल करने के लिए जो एरिया है वो इंडिया में है, चाइना में नहीं है। लेकिन चाइना का प्रोडक्टिविटी इंडिया से ज़्यादा है, इसीलिए अभी इंडिया को फार्मिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के ऊपर काम करना है। तो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज करें जब दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मिंग लैंड इंडिया के पास है? तो प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली किसान के लिए प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Which of the crop is not part of high yielding variety program? राइट? तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अभी हाल हमने डिस्कस कर लिया। इसका आंसर क्या होगा? इसमें पल्सेस कवर नहीं होंगे, राइस भी होगा, व्हीट भी होगा, ज्वार भी होगा। तो पीछे हमने 5 कवर किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबॉलिश्ड बाय GST? GST से कौन सा टैक्स एबॉलिश्ड किया जाएगा? तो दोस्तों आप GST के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो obvious सी बात है इसका आंसर आप आसानी से मार्क कर पाएंगे, और इसका आंसर आपका क्या होगा? सर्विस टैक्स होगा। कॉरपोरेशन इनकम और वेल्थ टैक्स जो हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, और GST आपका कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए सर्विस टैक्स को ये रिप्लेस करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते थे, मेन एम ऑफ 11th 5-year प्लान। तो 11वें 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, वो क्या था? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एम था वो क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, सभी सेक्टर्स में इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। जो 11th 5-year प्लान था वो आपका 2007 से लेके 2012 के बीच में चला, और आपको पता है कि उसके बाद फिर आपका 12th प्लान आया, और उसके बाद आपका क्या हुआ? फिर वो कैंसिल हो गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई 2014 में, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इंडियन बैंक्स टुक प्लेस? दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने डिटेल में नेशनलाइजेशन आपको पढ़ाया हुआ है बैंकिंग के टॉपिक में, राइट? तो मेरे हिसाब से आपको याद भी होगा कि जो हमारी कंट्री में नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? 4th 5-year प्लान के तहत हुआ था, जो हमारा 1969 से लेकर 74 तक चला था। और आपको पता है कि 1969 में ही भारत में पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, 19 जुलाई को, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और 4th 5-year प्लान में था। इससे जस्ट पहले प्लान हॉलीडे था हमारा 66 से 67 के बीच में, 67 से 68 के बीच में, और 68 से 69 के बीच में, राइट? तो 3 हमारी कंट्री में कैसे रहे? प्लान हॉलीडे रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर 5-year प्लान से क्वेश्चन आते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक, तो कौन था आपका प्राइम मिनिस्टर? तो सभी को पता होगा इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और ये उनका मास्टर स्ट्रोक था बैंकों को नेशनलाइजेशन करने का। सॉरी, जो कॉमन पीपल है उनको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, एग्रीकल्चर लोन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, इस वजह से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये था कि पहले जो प्राइवेट बैंक्स थे उन बैंक्स को क्या किया जाएगा, उनको गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हु इशूज 1 रुपी नोट्स इन इंडिया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी बच्चों को शायद आता होगा ये। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए 1 रुपये का जो नोट है एंड कॉइन्स, ये दोनों चीज 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स जो है वो आपका किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको मैनेज करता है। इसी वजह से 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। अब 1 रुपए से ऊपर जितना भी करेंसी होगा, 2 रुपए का होगा या 5 का होगा या 10 का होगा या 50 का होगा या 20 का होगा, 100 होगा, 500 होगा, 2000 होगा, ये सारे के सारे आपके कौन जारी करते, इशू करता है? तो ये आपका किसके कंट्रोल में आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। ये बात आपको याद रखनी, राइट। तो अभी मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो है करेंसी का वो कितना है? 2000 है, लेकिन आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट ऑफ मैक्सिमम 10,000। 10,000 रुपए तक का करेंसी नोट इशू करने के लिए आरबीआई ऑथराइज है। तो आरबीआई अगर चाहेगा तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई 10,000 रुपए तक का भी करेंसी नोट जारी कर सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हाँ हम 10,000 का नोट क्यों जारी कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, तो बताओ जरा एनडीसी में कौन कौन आते हैं? तो इसमें मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल सही है, ये आते हैं। गवर्नर्स ऑफ स्टेट, नहीं भाई, गवर्नर्स का कोई रोल नहीं है इसमें। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और DANC, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन, तो जल्दी से बताओ दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुई? 5th 5 ईयर प्लान में, 6th में, 8th में या फिर आपका 7th में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 7th 5 ईयर प्लान के दौरान इसको लॉन्च किया गया 1985 से 90 के बीच में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड? प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था 3rd 5 ईयर प्लान के बाद। 3rd 5 ईयर प्लान आपका क्या था? फर्स्ट 51 से 56, 56 से लेके 61, 61 से लेके 66, और इसके बाद फिर आपका 66, 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये आपका चलता है। फिर इसके बाद 69 से लेके 74। तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया, ये आपका क्या हो गया? थर्ड हो गया। ये प्लान हॉलीडे हो गया 3, 66, 7, 78 और 78, 68 से 69, और इसके बाद आपका ये 4th 5 ईयर प्लान, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? तो आपका ये कौन सा 5 ईयर प्लान था? 2nd 5 ईयर प्लान था 56 का, राइट, जहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आपकी इंट्रोड्यूस किए गए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? तो गरीबी हटाओ जो कॉन्सेप्ट था आपका इंदिरा गांधी सरकार के टाइम में आया था, गरीबी हटाओ, वो किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था? और आपको एक अच्छा वाकया भी इससे रिलेटेड कि जो अपोजिशन थी वो ये बोल रही थी इंदिरा हटाओ, राइट। तो बहुत दिन से लगाए थे इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, और उसी के बदले में इंदिरा गांधी ने ला के रख दिया क्या? गरीबी हटाओ। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ गरीबी हटाओ आया उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो इसका आंसर होगा डी, 5th 5 ईयर प्लान होगा, और ये आपका 1974 से लेके 78 तक, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइम टारगेट ऑफ
फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, राइट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था, मतलब जो 1951 से लेके 56 के बीच में था, उसका मेन टारगेट क्या था? तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आप याद रखो, देखो फर्स्ट जो था उसका पूरा फोकस एग्रीकल्चर था, फिर सेकंड जो था उसका फोकस इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया गया थोड़ा थोड़ा, राइट। तो पहला जो था वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए था। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। तो भाई इसमें पूछा गया कि 5 ईयर प्लान्स का अप्रूवल कौन देता है? तो वो अप्रूवल आपका कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है जो टाइम फ्रेम है 5 ईयर प्लान्स का वो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है तो उस टाइम पर 5 ईयर प्लान नहीं बनाया जाता, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कोई बेनिफिट देश को नहीं होता। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी को जो सबसे ज़्यादा इनकम कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो कौन सा सेक्टर है? तो ऑब्वियस सी बात है, वो सेक्टर आपका कौन सा है? टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हो गया? आईटी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। क्या हो गया? फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज बोले तो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज हो गया। रफली 54% जो हमारी जीडीपी है, जो हमारा जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का रहता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टिल व्हाट टाइम इंडियन इकोनॉमी वांट टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो सभी को पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी का एक टारगेट बनाया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। कब तक? 24-25 तक। कब तक? 24-25 तक। 2024-25 तक का टारगेट है कि हम इंडियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाए। अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग चल रहा है रफली, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ डाउन हो गया है, राइट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी जो है वो हमेशा क्या होता है? रुपीज़ या डॉलर के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने देखा ना, ये डॉलर के टर्म में निकाल दिया है। अगर हम ट्रिलियन हटाएंगे, डॉलर हटाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रुपीज़ में आ जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी? इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है वो आपका क्या है? तो बेस ईयर क्या है? 11-12 है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है, सिंपल क्वेश्चन। नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस, तो आपका 69। देखो फर्स्ट नेशनलाइजेशन जो है वो 1969 में हुआ था, और जो सेकंड नेशनलाइजेशन है वो आपका 1980 में हुआ था, राइट। ये याद रखिए। इसमें 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, इसमें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, ये भी आपको याद रखना। और दोनों टाइम सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? जल्दी से ऑप्शन देख के आप लोग बताओ मुझे कि जीडीपी कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इसमें कौन से ऑप्शन को हम इंक्लूड करेंगे और कौन से को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाउस वाइफ्स वर्क्स, हमारे घर में जो हमारी मम्मी है जो खाना बना रही हैं, क्या उनका वर्क ऐड होता है जीडीपी में? नहीं, राइट। अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, भाई कोई टीचर है जो अपने बच्चे को ही पढ़ा रहा है, तो क्या वो जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ रिसेल ऑफ, पुराने शेयर्स बेचे जा रहा है, पुरानी कार बेची जा रही है, जीडीपी में आएगा? नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, ये आएगा जीडीपी में, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? अगेन आपका देखो, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, लेकिन आपका क्या है कि हर बार उसका ऑप्शन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वी डिवाइड द नेशनल इनकम? देखो सिंपल सी बात है, अगर जो हमारी कंट्री का टोटल इनकम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल पॉपुलेशन से, जो भी कंट्री की पॉपुलेशन है। तो जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पर कैपिटा इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय। ऑब्वियस सी बात है, टोटल आय से जितने भी लोग हैं उन सबको डिवाइड कर दो तो हमें पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमें मिलेगा। यहाँ से पता चलता है हमको कि हमारी कंट्री की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी चल रही है। और आपको पता है कि इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे आता है, और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन का होना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड सॉरी ऑफ मीजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड बिल्कुल सही बात है, इनकम मेथड बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है, राइट। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्या होगा, रॉन्ग मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इंडिया रिसीव्ड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ, देखो अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर से उसका चेंज कर दिया, उसका जो टोन है, जो उसकी लैंग्वेज है वो। तो इसमें क्या होगा, सी इसका सही होगा, और सी का मतलब आपका क्या हो गया, सर्विस सेक्टर सच एज आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, राइट। चलो व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भाई ये बताओ इंडियन इकोनॉमी का क्या टाइप है। तो सभी को पता है इंडियन इकोनॉमी कैसा है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन, किसी भी कंट्री का जो आर्थिक विकास है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज पर करेगा, बिल्कुल करेगा कि उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग वगैरह, ऑयल वगैरह कितना है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना कैपिटल है, कैश फ्लो कितना है, मार्केट में कितना पैसा, देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है, मार्केट साइज, वो मार्केट कितना बड़ा है। आप देखो बहुत सारी छोटी कंट्रीज हैं जो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, बट स्टिल इंडिया की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, एरिया भी बहुत बड़ा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया लोअर मीडियम इनकम इकोनॉमी की कैटेगरी में आता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो इसका जो कैटेगराइजेशन है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है दोस्तों, और उस हिसाब से इंडिया किस में आता है, लोअर मीडियम इनकम इकोनॉमी में आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल जीडीपी इंक्रीजेज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर गुड्स का, सर्विसेज का उत्पादन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, उत्पादन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगी। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करेंट प्रिवेलिंग प्राइस, और हमने अभी डिस्कस किया था पीछे एमसीक्यूज में कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट प्रिवेलिंग प्राइस पर ही निकाली जाती है। तो आपका सी बिल्कुल सही होगा, आपका करंट प्राइस पर ही निकाली जाती है नॉमिनल जीडीपी, और रियल जो है वो कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है, बेस प्राइस पर निकाली जाती है, राइट। अब देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इम्प्लाइज आ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब है, ये बोल रहा है कि अगर जीडीपी इंक्रीज होती है तो लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी कंट्री में हम जीडीपी से उस कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रहा हो तो कुछ लोगों की इनकम बढ़ रही हो, कुछ लोगों के पास पैसा बढ़ रहा हो, लेकिन क्या लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, क्या लोगों के अंदर हैप्पीनेस आ रही है, क्या एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों की क्वालिटी है लाइफ की, भाई क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब तो यही है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। गलत है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय विमेन इन देयर हाउस होल्ड इज नॉट कैलकुलेटेड इन द जीडीपी, बिल्कुल सही है। अभी हमने डिस्कस किया कि हाउस होल्ड में जो महिलाएं अपना काम करती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई जो भी कुछ कर रही हैं मम्मी हमारी, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होता। बिल्कुल सही है, इंक्लूड नहीं होगा, तो बी इसका करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा करके नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। देखो सरकार पैसा खर्च करेगी, पैसा मार्केट में बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा मार्केट में बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट कर देंगे, सप्लाई सामान की कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो भी महंगाई होगी। सप्लाई ऑफ मनी कम करेंगे तो जब लोगों के पास पैसा ही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा कम खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा।
इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि डिमांड इज मच मोर देन सप्लाई। सप्लाई किस चीज की? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल सी बात है कि अगर सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो फिर आपका बी ऑप्शन बनता है। भाई आपने देखा होगा ना मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा होती है, तो जैसे आप देखते हैं ना मूवीज़ के पहले ब्लैक में टिकट मिलते थे, तो क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या है, सीट्स तो थिएटर में उतनी है, लेकिन मूवी अच्छी होने के कारण उसको बहुत सारे लोग देखने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या हो जाएगा? महंगाई। The process of curing inflation by reducing money supply is called, राइट। इन्फ्लेशन को क्योर करने की जो प्रोसेस है मनी सप्लाई से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन को अगर हमें कम करना है तो इस चीज़ का नेगेटिव अगर होगा तो हम क्या लगा देंगे? डिस लगा देंगे ना, डिस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, राइट, डिसइन्फ्लेशन। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स में इंक्रीज, भाई महंगाई है, लोगों के पास कैश फ्लो ज़्यादा है, सरकार क्या करेगी? टैक्सेस इंक्रीज कर सकती है। ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो इंक्रीज कर ही देगी, उसके पीछे रीज़न है। देखो इन्फ्लेशन, व्हेन आई से इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई दर 1% भी हो सकती है, महंगाई दर 10% भी हो सकती है, महंगाई दर 50 हो सकती है, महंगाई दर 500 भी हो सकती है। तो इसे भी हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, इसे भी इन्फ्लेशन बोलेंगे, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर अलग अलग होगा ना भाई मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे फीवर है, राइट, तो फीवर मुझे 100 पर भी हो सकता है, फीवर 105 पर भी हो सकता है, तो दोनों का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। ठीक है, आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्या था, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था। द प्रेजेंस ऑफ बोथ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन भी है और रिसेशन भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, डिस्कस किया था ना दोस्तों, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या है? फ्लिप्स कर्व है, और ये मैंने आपको टॉपिक डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, वैसे आप कुछ भी नहीं, आप तो सीधे याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बिल्कुल सीधे ही पूछा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो कौन सा कर्व बताता है, तो वो आपका क्या होगा? फ्लिप कर्व हो गया, राइट। ये बाकी सारे कर्व जो हैं वो आपके क्या हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और ये आपका क्या है? मैक्रो। हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, सिंपल सी बात है, कमोडिटी के प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो इन्फ्लेशन को पूछने के कितने सारे तरीके निकाल रखे हैं कि ऐसे भी हम इन्फ्लेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो मार्केट में किसी भी सामान के प्राइस इंक्रीज होंगे, उसे ही तो हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी, जीएसटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जीएसटी इज लाइक लास्ट पॉइंट टैक्स, बिल्कुल सही है, डेस्टिनेशन सबसे आखिरी में लगता है और पॉइंट ऑफ सेल पर करेक्ट होता है जहां पर सामान बेचा जा रहा है। जीएसटी विल एबॉलिश ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस, नहीं ये बात तो भाई गलत है, जीएसटी आपका क्या करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश करेगा। क्या करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। ये टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफाई करेगा, बिल्कुल ठीक बात है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, क्या होगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिफ्लेशन, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे। प्राइसेस इंक्रीज कब होते हैं? जब महंगाई होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जरा, अच्छा पॉइंट है आपका। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, कह रहा है भाई जीएनपी के बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ना और बताना है क्या होगा। इट एक्सक्लूड्स फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बोल रहा है एम्प्लॉयड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। देखो आप लैंग्वेज चेंज ऐसी हो, पहले पॉइंट का मतलब ये है कि अगर सैमसंग जैसी कंपनी भारत में है,
IBM जैसी कंपनीज भारत में, तो इनकी जो इनकम होगी क्या ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है क्या? नहीं, बिल्कुल इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होगी, राइट, एक्सक्लूड होगी। तो पहला आपका सही है। देखो हमने क्या बोला, देखो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल जहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर हम कंट्री के नेशनल्स की बात करेंगे, कंट्रीज नेशनल्स। कंट्री के नेशनल्स का मतलब क्या होगा, कंट्री के लोगों की इनकम। लेकिन सैमसंग और IBM आपका किसके बारे में बात कर रहा है, वो तो भाई विदेशी कंपनीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक्सक्लूड करेगा, बिल्कुल सही है, राइट। यहीं अगर हम GDP की बात करें तो वो उसमें सैमसंग और आपका IBM ऐड होगा, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि उसमें लोग कौन से काम कर रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि वो इंडिया में है, राइट। तो क्योंकि डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा, जो हमारी कंट्री के अंदर है, सैमसंग IBM। लेकिन इसकी इनकम, ये तो फॉरेन कंट्री है, बाहर लेके जाएंगे, हमें चाहिए किसकी, नेशनल, कंट्री के नेशनल की इनकम, तो पहला वाला। अब सेकंड देखो, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये क्या करेगा, जो भी भारत की कंपनीज हैं जो दुनिया भर में आपका काम कर रही हैं, उसकी इनकम को क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो इसमें क्या है, बैंक रेट में रिडक्शन करेंगे, नहीं, इससे तो महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट में रिडक्शन करेंगे, नहीं, महंगाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, महंगाई बढ़ेगी। कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपना पैसा कम खर्च करेगी तो मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, और कैश फ्लो कम होगा तो कैश तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। तो ये दोस्तों इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, और ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आए, और हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपके बार बार आ रहे हैं, तो वो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इस वजह से वो आपको क्वेश्चंस इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बट जब आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं, इससे आपको कोई भी घाटा नहीं होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए और जल्दी से आप लोगों की सिलेक्शंस हो।